Today we will discuss about hypergeometric distribution and multinomial distribution with numerical examples. First we will discuss about hypergeometric distribution. Then what is hypergeometric distribution? There are many experiments in which the condition of independence is violated and the probability of success does not remain constant for all trials. Such experiments are called hypergeometric experiments. ऐसे एक्सपेरिमेंट्स जिसमें आपकी इंडिपेंडेंट ट्रायल्स की इंडिपेंडेंस की कंडीशन फुलफिल ना हो और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो हर ट्रायल के लिए कांस्टेंट ना रहे, सेम ना रहे, ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम हाइपरजियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेरिमेंट कहते हैं। अब प्रॉपर्टीज की आपकी हाइपर जियोमेट्रिक एक्सपेरिमेंट की नंबर 1 है the outcomes of each trial may be classified into one of two categories, success या failure में। सेकेंड प्रॉपर्टी है आपकी कि जो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो हर ट्रायल में चेंज होगी। नंबर थर्ड है आपके पास कि सक्सेसिव ट्रायल्स आर नॉट इंडिपेंडेंट, यानी कि वो एक दूसरे पे डिपेंड करें, यानी कि एक दूसरे का उन पे इफेक्ट आ रहा है। एक ट्रायल का इफेक्ट दूसरे पे इफेक्ट आ रहा है। नंबर फोर्थ है आपके पास द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड अ फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स। ये आपकी 4 प्रॉपर्टीज है। जब आप हाइपर जियोमेट्री का क्वेश्चन करेंगे या न्यूमेरिकल एग्जाम्पल जब आप करेंगे तो आप ये चेक करेंगे पहले कि आपके डिपेंडेंट ट्रायल्स हैं अगर, और जो मेन चीज़ है कि डिपेंडेंट ट्रायल्स होने चाहिए। आपकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो हर ट्रायल के लिए सेम नहीं है, तो आप हाइपर जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन लगा रहे हैं। अब नंबर ऑफ सक्सेस x in a hypergeometric experiment is called a hypergeometric random variable। जो hypergeometric experiment है उसमें जो x होता है उसको हम hypergeometric random variable कहते हैं, क्योंकि x आपके पास नंबर ऑफ सक्सेस है। हमने लास्ट लेक्चर जो था हमारा उसमें देखा था जो आपके पास x आती है वैल्यू, x हम क्या कहते हैं, नंबर ऑफ सक्सेस को, और जो इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगी उसे हम हाइपर जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। तो इसका जो है आगे फॉर्मूला देख लेते हैं। ये आपके पास फॉर्मूला है हाइपर जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का। प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X इज इक्वल टू स्मॉल x इज इक्वल टू, अब आपके पास क्या है, के सी एक्स, कैसे आप रीड करते हैं, के सी एक्स इंटू एन माइनस के सी एन माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एन सी एन। ये ब्रैकेट का मतलब इसमें होता है, आपने हमेशा जब आप फॉर्मूला लेके आएंगे आपने ये राउंड ब्रैकेट ही लगानी है, आपने दूसरी ब्रैकेट नहीं लगानी कि भाई ब्रैकेट ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम स्क्वायर ब्रैकेट लगा लें या कर्ली ब्रैकेट लगा लें, आपने हमेशा ये राउंड ब्रैकेट लगानी है, क्योंकि इस राउंड ब्रैकेट का मतलब होता है कि कम्बिनेशन का साइन। जब हम इसे ओपन करेंगे तो हम इसे कम्बिनेशन में लिखते हैं, तो हमेशा आपके पास राउंड ब्रैकेट में ही आएगा। अब हम देख लेते हैं कि जो फॉर्मूले में चीजें यूज नहीं है क्या क्या है। एन हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ यूनिट्स इन द पॉपुलेशन, यानी कि टोटल जो आपके पास नंबर ऑफ यूनिट्स है पॉपुलेशन में वो है। जो स्मॉल एन है आपके पास वो क्या है, नंबर ऑफ यूनिट्स इन द सैंपल। जो कैपिटल एन है वो यूनिट्स इन पॉपुलेशन है, और स्मॉल एन आपके पास नंबर ऑफ यूनिट्स इन द पॉपुलेशन। जबकि के है आपके पास नंबर ऑफ सक्सेसेस इन द पॉपुलेशन, कि कितनी पॉपुलेशन में सक्सेस हुई है। आपके हाइपर जियोमेट्रिक में कितने पैरामीटर्स है, 3 पैरामीटर्स है। कैपिटल एम इसको हम कहते हैं पॉपुलेशन के नंबर ऑफ यूनिट, स्मॉल एन नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अ सैंपल, एंड के नंबर ऑफ सक्सेसेस इन द पॉपुलेशन। अब जब हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है तो हम इसमें देखेंगे कि हमारे पास हाइपर जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कब अप्रोक्सीमेट है, कब हम इसको यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या प्रॉपर्टीज हैं कि आपके पास जो है रैंडम सैंपल ऑफ साइज n ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ फाइनाइट पॉपुलेशन ऑफ n यूनिट्स, मींस कि आपके पास विदाउट रिप्लेसमेंट का केस होना चाहिए, ठीक है।
तो हाइपरजियोमेट्री यूज करते हुए आपके पास साइड एन में से विथ रिप्लेसमेंट का केस होना चाहिए। नंबर 2 है K of the units are of one kind classified as success and the remaining n minus k another kind classified as failure। जो आपके पास k यूनिट्स हैं उसको हम एज सक्सेस करते हैं। हमने ऊपर भी पढ़ा कि जो वहाँ पे k है वो नंबर ऑफ सक्सेसेस इन द पॉपुलेशन है। जो आपके पास k नंबर ऑफ सक्सेसेस इन द पॉपुलेशन है तो n माइनस k क्या होगा, उसका ऑपोजिट होगा। सक्सेस का ऑपोजिट आपके पास क्या आ जाएगा, फेलियर। अब इसको आगे हम देखते हैं। इसका आगे है मीन एंड वेरियंस जो है आपके पास हाइपर जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का। म्यू इज इक्वल टू स्मॉल एन इनटू के बाय एन, या आप इसको यूं भी लिख सकते हैं एन के डिवाइडेड बाय एन। स्मॉल एन इनटू के और डिवाइडेड बाय कैपिटल एन आपके पास मीन है। तो आपको कहेंगे मीन फाइंड आउट करें तो आपके पास ये चीजें होनी चाहिए। अगर आपको गिवन है वैल्यू स्मॉल एन की, के की एंड कैपिटल एन की, तो इजीली आप पुट करके इसका मीन फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकेंड है आपके पास सिग्मा स्क्वायर मीन्स वेरियंस। वेरियंस क्या है आपके पास, देखो पहला जो पार्ट है वो तो मीन वाला ही है, एन के ओवर एन, वो तो बिल्कुल मीन वाला ही है। एन के इंटू एन माइनस के इंटू एन माइनस एन डिवाइडेड बाय कैपिटल एन। अब इसको कैपिटल एन स्क्वायर भी कर सकते हैं क्योंकि 2 टाइम्स एन आ रहा है। कैपिटल एन स्क्वायर इंटू एन माइनस वन, इसका नंबर फॉर्मूला लिख सकते हैं, ठीक है। इफ n becomes indefinitely large, अगर आपके पास indefinitely large हो जाए, लेकिन क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा था हमारे ऊपर प्रॉपर्टी थी कि random sample of size n is drawn without replacement from a finite population of animals, यानी कि पॉपुलेशन फाइनाइट होनी चाहिए। तो अब ये कह रहे हैं अगर आपके पास indefinitely large population आ रही है बहुत ज्यादा, तो हाइपर जियोमेट्रिक जो डिस्ट्रीब्यूशन है आपकी वो टेंड्स टू बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन चली जाएगी। अगर आपके पास n इनफाइनाइट टर्म्स में आ रहा है, जो बहुत लार्ज आ रहा है जिसको हम इनफाइनाइट कंसीडर कर सकते हैं, तो वो आपकी क्या है, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोच करेगी। हमने इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चेक कर लिया अभी तक, तो इसका मीन और इसका वेरियंस। और प्रॉपर्टीज है कि विदाउट रिप्लेसमेंट होना चाहिए आपके पास और डिपेंडेंट ट्रायल्स होने चाहिए एंड आपकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो हर ट्रायल के लिए कांस्टेंट ना हो, तब देन वी विल यूज हाइपर जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल है हमारे पास द नेम्स ऑफ 5 men and 5 women are written on slips of paper and placed in a hat। ठीक है, आपके पास 5 मैन है, दो कैटेगरीज दी हुई जिसमें एक मैन की और एक वुमेन की है। 5 मैन है 5 वुमेन है जिनकी स्लिप पे आपने नेम रिटन कर लिया और उनको एक हैट में रख लिया। अब क्या कह रहे हैं वो 4 नेम्स आर ड्रॉन, इसमें से आपने कितने पिक करने 4 नेम्स आपने ड्रॉ करने। अब आपको नहीं पता वो 4 मैन भी आ सकते हैं, 4 वुमेन भी आ सकते हैं और कंबाइन भी आ सकते हैं, अभी तक नहीं पता। अब आगे देखते हैं कि उसने हमें दिया है कि क्या व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 आर मेन एंड 2 आर वुमेन। उसने आगे आपको कह दिया कि आपने 4 नेम्स ड्रॉ करने हैं और उसमें अभी क्या प्रोबेबिलिटी है 2 मेन होने चाहिए 2 वुमेन, यानी कि उसने हमको कैटेगराइज कर दी। अब हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास लेट अस रिगार्ड दैट मेन एज सक्सेस, कि जो मेन है वो एज सक्सेस है, देन x विल डिनोट द नंबर ऑफ मेन। क्योंकि हमने ऊपर भी पढ़ा था कि हमने ये देखा है कि x हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ सक्सेसफुल होती है, तो हमने कंसीडर कर लिया कि मेन एज अ सक्सेस है, तो x विल डिनोट एज अ नंबर ऑफ मेन। वी हैव n इज इक्वल टू 10, n 10 कैसे होगा,
जब बस 5 मैन एंड 5 वुमेन है और टोटल पॉपुलेशन को आप लेते कैपिटल एन जो है, कैपिटल एन को हमने दोनों को ऐड किया तो दोनों मैन एंड वुमेन को, तो हमारे पास कैपिटल एन 10 आ गया। और स्मॉल एन क्या होगा, जो स्मॉल एन वो है जो हमें ड्रॉ करना है, और हमने कितने नेम्स ड्रॉ करने थे, 4। तो 4 आउट ऑफ 10 हमें टोटल, हमारे पास पॉपुलेशन साइज 10 है, सैंपल साइज 4 हो गया। तो कैपिटल एन हमारे पास 10 है और स्मॉल एन 4। ठीक है। अब हमें कैपिटल एन भी आ गया हमारे पास, स्मॉल एन भी आ गया, एक्स भी हमें पता है कि नंबर ऑफ मैन हमने देखने हैं। अब हमारे पास फॉर्मूला में जो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है हाइपर जियोमेट्रिक, उसमें लगेगा के फाइंड आउट करना है कि के क्या है। के क्या है हमारे पास, के इज इक्वल टू 5। क्यों? क्योंकि देयर आर 5 men इन द पोजीशन ऑफ 10। जो नंबर ऑफ सक्सेसेस हैं वो। इन दिस प्रॉब्लम द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x आर, और x की पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी, 0 1 2 3 4। क्योंकि आपने 4 ड्रॉ करना है, या तो वो 0 आ सकता है या 1 हो सकता है, 2 3 और 4। के 5 हमने इसलिए लिया है कि हमारे पास हमने के आपके पास देखा ऊपर आपने कहा हुआ है कि आपके पास क्या होता है, नंबर ऑफ सक्सेसेस इन द पॉपुलेशन। आपकी नंबर ऑफ सक्सेसेस इन द पॉपुलेशन क्या है, यहाँ पे देखिए मैन है ना, तो मैन टोटल कितने हैं आपके पास, 5। इसलिए आपके पास के क्या आ गया, 5। अब हम वैल्यू पुट करेंगे, एन हमारे पास 10 है, के 5 है, स्मॉल एन 4 है। ठीक है। अब हमें क्या चाहिए थी, 2 और मैन, हमें 2 मैन की चाहिए थी प्रोबेबिलिटी। हमें जो है प्रोबेबिलिटीज निकालनी 0 1 2 3 4 तक है। अब हमने फर्स्ट जो है हमने x0 उसके लिए फाइंड आउट की, हम इसमें इंसर्ट कर लेते हैं। हमारे पास 5 3 0, हम यहाँ पे लिख पेस्ट कर लेते हैं। 5 3 0 इंटू, फिर हमारे पास को पेस्ट करके इसी को चेंज 5 रहेगा क्योंकि यहाँ पे 5 है, और 4 माइनस 0 आपके पास है 4। इसमें क्या है, 5 की 4 ये होगा डिवाइडेड बाय 10 की 4। ये हमने इस फॉर्मूला में हमने ये देखें इसमें अप्लाई किया।
बड़ा है बता सकते मुझे वैसे। ठीक है, ये हमारे पास है 10 ये ब्रैकेट यहाँ पे देखते हैं इसको यहाँ पे ये अब आपका हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0। अब हम इसको सॉल्व आउट करेंगे। सबसे पहले हम 5 की जीरो की फाइंड आउट करेंगे। कैलकुलेटर से आप 5 जीरो लिखेंगे, 5 कम्बिनेशन का आपके पास होगा। इसको आप प्रेस करेंगे, जो NCR के लिखा होता है उसमें कम्बिनेशन का लिखा होता है। 5 की जीरो आपके पास 1 होता है। इंसर्ट कर लेते हैं ऑप्शन 1 डॉट 5C4। 5C4 की वैल्यू क्या आई आपके पास 5। 1.5 है, तो मैं ब्रैकेट लगा देती हूँ। आपके आपको 1.5 ना मिलेगा। ठीक है, अब हम फाइंड आउट करेंगे 10C4। 10C4 10C4 की वैल्यू हमारे पास आई है 210। अब इसको जब हमने सॉल्व आउट किया आपके पास है 5/210। इसको फर्दर अगर आप सॉल्व आउट करें तो आपके पास आंसर आता है 1/42। ये आपके पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0। इसी तरह हम प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 फाइंड आउट करेंगे। इसको कॉपी करके इसे पेस्ट करें ताकि हमारा x इज इक्वल टू 1 के लिए, यानी कि जहाँ जहाँ पे आपने 0 था वहाँ पे अब क्या आ जाएगा आपके पास 1। और 4 माइनस 1 आपके पास कितना हो जाएगा 3। और नेचर 10C4 आपके पास रहेगा। फाइव की वन आपके पास 5 होते हैं। तो भी हम देख लेते हैं 5 की 1 5 5 5 की 3 जो है वो 10 और 10C4 हमने फाइंड आउट किया है 210। तो जब सॉल्व आउट करेंगे ठीक है, यूज कर लेते हैं। चेंज कर लेंगे। अब 5 10 50 50 डिवाइडेड बाय 210 के जब हमने सॉल्व आउट किया जिसको तो हमारे पास आंसर आ रहा है 5/21। ठीक है, इसी तरह हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 है।
एक्स इज इक्वल टू 2 आपके पास क्या चाहिए, 5c2, 5 इंटू 4 माइनस 2, 10c4 डिवाइडेड बाई 10c4, 5c2 इंटू 5c2, आपके पास 10 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई 2 10, यानी 10/21। अब है आपके पास, अब आप निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्वल टू 3 के लिए ऊपर से ये चीज़ कॉपी कर लेते हैं ताकि यहाँ पे x3 है तो यहाँ पे आएगा 0 की जगह 3, 5c3 इंटू 5 इंटू 4 माइनस 3 कितना आ जाएगा 1, 4 माइनस 3 1 डिवाइडेड बाई 10c4। तो इसको मैंने किया इसको सॉल्व आउट करेंगे हम। 5c3 फाइंड आउट करेंगे तो 310 नीचे तो 210 में 5c1 आपके पास 5 होते, इसको सॉल्व आउट किया तो वही आपके पास x इक्वल टू 1 आया था। ये आपके पास आंसर है। अब प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 3 जो है वो 5/21 आ गई। अब आप फाइंड आउट करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 4। नहीं तो मैं कॉपी पेस्ट करूँ, यहाँ पे 4 आ जाएगा, फोर और 4 माइनस 4 यहाँ पे 0 हो जाएगा, 0 बाकी 10/4 वैसे ही रहेगा। है 5c4 आपके पास है 5 और 5c0 आपके पास होता है 1, तो 5/210 यानी कि आपके पास आंसर आ गया 1/42। क्वेश्चन रिजल्ट कर लेंगे। हम x इक्वल टू 4 तक जाएंगे। x इक्वल टू 5 इसलिए हमने नहीं लिया क्योंकि हमारे पास जो था, हमें स्मॉल n जहाँ तक आ रहा था, स्मॉल n हमारे पास 4 तक था, हमने 4
तक होंगे। ठीक है, ये हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करी। इस तरह आपने हाइपर जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में आपने इस तरह प्रोबेबिलिटी जो है वो फाइंड आउट करी। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? नेक्स्ट एग्जाम्पल है, सपोज वी रैंडमली सेलेक्ट 5 cards without replacement from an ordinary deck of playing cards। यानी जैसे जब आपका आता है ना रैंडमली सिलेक्ट दिस, कोई सी भी चीज रैंडमली सिलेक्ट बॉल्स या सेलेक्ट हमने कार्ड्स किए हैं, बॉल्स किए हैं या कुछ भी आपने सिलेक्ट किया, इसका मतलब होता है वो सैंपल होता है आपके पास। ठीक है, यानी कि स्मॉल n होता है आपके पास सैंपल। Suppose we randomly select 5 cards without replacement from an ordinary deck of playing cards। अब हमने जो प्रोबेबिलिटी का किया था उसमें हमने प्लेइंग कार्ड्स के डेक, हमने कहा था डेक में हमेशा जो है आपके पास वो कार्ड्स कितने होते हैं, 52 होते हैं। कार्ड आपने रैंडमली सिलेक्ट किया, आपको पता चल के स्मॉल एन आपके पास कितने 5, कैपिटल एन आपके पास कितना हो गया 52, क्योंकि ऑर्डिनरी डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स में आपके पास 5 कार्ड्स आ रहे हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 रेड कार्ड्स, दैट इज हार्ट और डायमंड। अब वो कितने, अब उसमें एग्जैक्टली 2 रेड कार्ड्स होने चाहिए, हार्ट या डायमंड। अब हम इसको कैसे करेंगे, अब ये देखिए। कैपिटल एन आपके पास कितना हो गया 52, क्योंकि हमारे पास 52 कार्ड्स होते हैं डेक में। के हमारे पास के को हम बाद में डिस्कस करते हैं। फिर हमारे पास हो गया एन स्मॉल एंड 5 हो गया, क्यों, क्योंकि हमने 5 कार्ड सेलेक्ट करने। एक्स हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ सक्सेसेस। एक्स हमारे पास क्या होगी 2, क्यों, क्योंकि हमने 2 रेड कार्ड सेलेक्ट करने। उसने कहा था कि 2 रेड कार्ड आपने सेलेक्ट करने, इसलिए एक्स इज इक्वल 2 हो गया। अब बारी आ गई के क्या होता है। के हमारे पास वो चीज होती है कि जो नंबर ऑफ सक्सेसेस है ना हमारे पास, उसका उसका टोटल, यानी कि आपके डेक में जो रेड कार्ड्स होंगे टोटल वो कितने होंगे, वो हमारे पास के होगा। तो आपके के हमारा जैसे लास्ट में भी हमने देखा था, ये हमने लास्ट एग्जांपल में देखी, इधर हमने के क्या किया था 5, के 5 क्यों था हमारे पास, क्योंकि हमारे पास जो हमने सपोज किया था कि मैन जो है हमारे एज ए सक्सेसफुल है, मैन एज ए सक्सेसफुल है, और मैन कितने टोटल थे हमारे क्वेश्चन में 5, इसलिए के 5 आया था। नंबर ऑफ सक्सेसेस से जितना टोटल होता है वो आपके पास के होता है। तो इसी तरह यहाँ पे इस क्वेश्चन में के हमारे पास 20 क्यों है, क्योंकि हमारे पास डेक जो टोटल 52 है डेक, उसके रेड कार्ड उस डेक में कितने वो है वो हमारे पास 26 है, इसलिए हमारे पास के जो है उस नंबर ऑफ सक्सेसेस का जो टोटल है वो हमारे पास 26 हम इसमें लिखेंगे। ठीक, अब हम क्या करेंगे, हम वैल्यूज को पुट करेंगे इसमें अपने हाइपर जियोमेट्रिक फॉर्मूला में। ये हमारे पास फॉर्मूला है इसका, इसको ऐसे लिखते हैं एच एक्स यू करके एन एम के, इस तरह से भी करके लिखते हैं, या आपने वहाँ से डायरेक्ट से भी प्रोबेबिलिटी लिखनी हो के सी एक्स इंटू एन माइनस के इंटू एन एन सॉरी के सी एक्स इंटू एन माइनस के सी एन माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एन सी एन। ये आपका फॉर्मूला आ गया प्रोबेबिलिटी का जो हाइपर जियोमेट्रिक की है वो। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। के हमारे पास कितना है 26, तो 26 सी एक्स क्या कहा आपने एग्जैक्टली 2 का, एग्जैक्टली तो हम इसलिए 2 पुट करेंगे इनटू, फिर आपके पास एन माइनस के। अब एन माइनस के भी आपके पास देखें
52 ही रहे। क्यों? क्योंकि 52 माइनस 26 आप करेंगे तो आपका आंसर 26 ही होता है, इसलिए n माइनस के भी 26 है। 52 इसको मैं लिख देती हूँ ताकि आप लोग यहाँ पे क्या 52 माइनस 26, कैपिटल एन हमारे पास 52 है, जो के की वैल्यू वो 26 है, और नीचे क्या आएगा हमारे पास स्मॉल एन। स्मॉल एन हमारे पास क्या है 5 माइनस एक्स की क्या वैल्यू है 2, ठीक है। और फिर हमारे पास है 52c5, इस तरह से आपके पास आएगा। फिर हमने इसको सॉल्व किया 26c2, फिर 52 माइनस 26 आपके पास 26 था, फिर 5 माइनस 2 3 डिवाइडेड बाय 52c5। जब हमने 26c2 को हमने सॉल्व किया 26c2 को, तो हमारे पास आंसर आया 325। इसी तरह आप फिर 26c3 को आप फाइंड आउट करेंगे, आपके पास आंसर आएगा 2600, वो फिर डिवाइडेड बाय आपके पास क्या 52c5। इसको सॉल्व आउट किया तो आपके पास आ गया 2598960, 2,598,960 आपके पास आ गया। अब इन सारी वैल्यूज को हमने सॉल्व आउट करना है। पहले आप करेंगे 325 मल्टीप्लाई बाय 2600, वो आपके पास वैल्यू आ जाएगी, हाँ मैं लिख देती हूँ, जब हमने 325 मल्टीप्लाई बाय 2600 को किया हमारे पास आया है 845000 डिवाइडेड बाय 2598960। तो सॉल्व आउट किया जब आपने 2598960, आपके पास आंसर आया 0.32513। या आप इसको 0.325 तक भी रख सकते हैं, सब कुछ, ठीक है। ये आपके पास आ गया। तो फिर हमारे पास क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडमली सिलेक्टिंग 2 रेड कार्ड इज 0.32513। अब हमने इसमें सिर्फ 2 क्यों फाइंड आउट किया था, क्योंकि हमें देखिए क्वेश्चन में लिखा था, यहाँ पे ये क्वेश्चन देखिए, ये जो हाईलाइट मैंने किया इसको चेक करें, इसमें क्या लिखा हुआ है, एग्जैक्टली 2 रेड कार्ड। एग्जैक्टली मीन्स कि आपके पास x इज इक्वल टू 2, वहीं से हमें क्वेश्चन से पता चल गया था कि हमने सिर्फ x इज इक्वल टू 2 फाइंड आउट करना है। अब जो है ये हमारी हाइपर जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन थी, वो कंप्लीट हुई है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब वो हम डिस्कस करेंगे। मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास क्या होता है, मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द आउटकम फ्रॉम अ मल्टीनोमियल एक्सपेरिमेंट। जैसे देखिए हमने क्वेश्चन सॉरी जो आप इसकी नेम से ही इसको देखिए मल्टीनोमियल है, तो मल्टी मीन्स मैनी, मल्टी में आपके पास मैनी आ रहा है, ठीक है। A multinomial experiment is a statistical experiment that has the following property। इसकी following properties क्या है आपके पास, एक्सपेरिमेंट जो मल्टी है आपके पास, जाहिर बात है आपके पास n रिपीटेड ट्राइज होंगे, मल्टी मीन्स n वेरियस बहुत ज्यादा से आपके पास एक्सपेरिमेंट में कंसिस्ट ऑफ n रिपीटेड ट्राइज होंगे। सेकंड है आपके पास ईच ट्रायल हैज अ डिस्क्रीट नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, हर ट्रायल का जो है डिस्क्रीट नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम आना चाहिए।
थर्ड आपके पास कर ऑन एनी गिवन ट्रायल द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्टिकुलर आउटकम विल अकर इज कांस्टेंट। आपको किसी भी गिवन ट्रायल में जो प्रोबेबिलिटी है फॉर पर्टिकुलर आउटकम हमेशा कांस्टेंट आनी चाहिए। और ट्रायल्स आपके पास क्या होने चाहिए? ट्रायल्स आपके पास इंडिपेंडेंट होने चाहिए। दैट मीन्स द आउटकम ऑफ वन ट्रायल डज नॉट अफेक्ट द आउटकम ऑफ अदर ट्रायल। आपके पास इंडिपेंडेंट ट्रायल वही होते हैं ना जिससे एक ट्रायल का अफेक्ट दूसरे ट्रायल पे बिल्कुल भी नहीं होता, यानी कि एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। अब आगे हम इसका देख लेते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास है, कल इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो आपके पास है वो क्या है? इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द आउटकम्स फ्रॉम अ मल्टीनोमियल एक्सपेरिमेंट। द मल्टीनोमियल फॉर्मूला डिफाइंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी आउटकम ऑफ द मल्टीनोमियल एक्सपेरिमेंट। अब आपके पास फॉर्मूला क्या है? p इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल n3 फैक्टोरियल सो ऑन n फैक्टोरियल तक चलता है। मैंने सिर्फ ये तीन लिखे हुए, ये n मल्टीनोमियल तो n फैक्टोरियल तक जाएगा। यहाँ पे साइन फैक्टोरियल का है तो मैं यहाँ पे लिख के आपको दिखा देती हूँ। मुझे आगे n फैक्टोरियल, अब ये n1 यहाँ पे कर सकती हूँ। यहाँ पे 1 है n1 आएगा नीचे आप लिखते हैं, लेकिन इसमें आ नहीं रहा, तो इसलिए मैं यहाँ साथ ही लिखती हूँ।
तरह हम N2 लिखेंगे। अब यहाँ पे N2 लिखेंगे। ये हमारे पास जो है मल्टीनोमियल का फॉर्मूला है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल n3 इस ऑन n फैक्टोरियल तक चलता है। जितनी आपकी रिक्वायरमेंट होती है आप उतना इसको लेके जाए। अगर आपके पास 3 है तो आप 3 तक है, अगर 4 है तो आप n4 फैक्टोरियल तक लेके जाएंगे। अगर n10 आपके पास आ रहा है 10 आउटकम्स जो उसकी प्रोबेबिलिटी तक आपने फाइंड आउट करनी है तो आप n10 फैक्टोरियल तक लेके जाएंगे। ठीक है, फिर आपके पास नेक्स्ट आता है जो है लिखा हुआ P1 रेस्ट पर N1। ये जो N1 है ये आपकी P1 की पावर में है। P1 इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम 1 और N1 आपकी आपके पास जो P है जो मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल n3 एंड n फैक्टोरियल तक, यानी कि जितना भी आपके पास आउटकम्स होंगे उन सब का। अब 2 है 3 है 4 है 5 है, ये क्वेश्चन पे आपके डिपेंड पड़ता है। 6 कितने भी आपको जो दिए हुए हैं उनका है। ठीक है, फिर आपके पास है P1 पावर में N1 है आपके पास। ठीक है, P1 पावर में आपके यानी कि रेस्ट पावर N1 फिर इंटू P2 रेस्ट पावर N2 पावर में N2 आएगा इंटू P3 रेस्ट पावर N3, यानी कि जितना आपने लिखा हुआ है ना N1 फैक्टोरियल N2 फैक्टोरियल N3 फैक्टोरियल उतने ही आपके P1 P2 P3। अगर मैं यहाँ पे नीचे n5 फैक्टोरियल तक लेके जाती हूँ, अगर मेरे 5 आउटकम्स होते हैं और मैं इसको 5 फैक्टोरियल तक लेके जाती हूँ तो मैं लिखती इसको फॉर्मूले को ऐसे लिखती Pn फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल n3 फैक्टोरियल n4 फैक्टोरियल n5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय यानी कि P1 रेस्ट पर n1 P2 रेस्ट पर n2 P3 रेस्ट पर n3 P4 रेस्ट पर n4 एंड P5 रेस्ट पर n5, यानी कि आपके पास जितने आउटकम्स आ रहे हैं आप उतने टाइम्स ही लेके जाएंगे। बस ऊपर वाला आपका n जो है वो हमेशा n फैक्टोरियल रहेगा, नीचे डिनोमिनेटर में वैल्यूज आपकी चेंज होती रहेंगी, यानी जितनी आपको आउटकम्स दी हुई हैं और उसी की कॉरस्पॉन्डिंग जो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी वो चेंज होती रहेगी। ठीक, P आपके पास क्या है जिसमें अब हम इसको डिफाइन करते हैं कि एक्चुअली चीजें क्या है। P आपके पास क्या है n फैक्टोरियल सॉरी P आपके पास है प्रोबेबिलिटी, n आपके पास क्या है टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, देन n1 आ जाता है। n1 हमारे पास नंबर ऑफ टाइम्स आउटकम 1 अगर आपका n1 है ना तो जितने टाइम आपका आउटकम 1 अकर हो रहा है वो। n2 आपके पास है नंबर ऑफ टाइम्स आउटकम 2 अकर। इसी तरह n3 है
नंबर ऑफ टाइम्स आउटकम 3 अकर्स। फिर P1 आपके पास क्या है, तो उनके n की कॉरस्पॉन्डिंग आ रही है ना, प्रोबेबिलिटी n 3 तक है तो फिर P भी 3 तक ही जा रहा है। अगर n 5 तक होता तो P 5 तक, n 10 तक होता तो P 10 तक होता। P1 आपके पास क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम 1, P2 आपके पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम 2 एंड P3 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम 3। ये आपके पास इसकी कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी। अब आपका जो मल्टीनोमियल एक्सपेरिमेंट होता है वो अब बेसिकली क्या है, आपका मल्टी मीन्स मैनी मोर ना। जब बायनोमियल एक्सपेरिमेंट जो आपका वो बन जाता है मल्टीनोमियल एक्सपेरिमेंट, तो आपके पास मोर देन टू पॉसिबल आउटकम्स हो जाते हैं। ठीक है, आपको मोर देन टू पॉसिबल आउटकम्स हो जाएंगे, तो आपका जो बायनोमियल एक्सपेरिमेंट है वो कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीनोमियल एक्सपेरिमेंट में। जैसे कि आप देख रहे हैं मैन्युफैक्चर्ड आइटम में भी क्लासिफाइड, आप इसको अगर आपका गुड और बैड में होता तो तब तो आप इसको बायनोमियल में यूज करते कि आपका जो मैन्युफैक्चरिंग आइटम है। लेकिन अगर ज़्यादा कैटेगरीज हो रही है, मोर देन टू कैटेगरीज हो रही है, जैसे गुड, एवरेज, इंफीरियर, सुपीरियर, इस तरह से, यानी कि इसमें आपके देखिए आपके जो वो आउटकम्स हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं ना, मोर देन टू हो रहे हैं, मोर देन टू आ रहे हैं, तो इसलिए मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इसमें हम लगा रहे हैं। तो यहाँ पे ये एन के एक्सक्लूसिव कैटेगरी तक जाता है, एन के तक आपके पास जाएगा इसमें। और इसमें यही है कि आपकी सबकी प्रोबेबिलिटीज का जो सम है वो 1 होना चाहिए। सक्सेसिव ट्रायल्स जो है इंडिपेंडेंट होने चाहिए, यानी कि एक दूसरे पे डिपेंडेंट ना हो, एक दूसरे से इसको अफेक्ट ना हो। और जो आपका एक्सपेरिमेंट है उसको आप रिपीट करेंगे n टाइम्स। और इसका जो मीन होता है मल्टीनोमियल का, वो उसी तरह जैसे बायनोमियल का हमारे पास मीन था ना, एक्सपेक्टेड वैल्यू x इज इक्वल टू एन पी, ये भी एन पी ही होता है मीन, लेकिन हम लिखते हैं एन पी आई, यानी कि आपका जो है जहां तक आपके पास वो जा रही है वैल्यू जा रही है। ठीक है, फिर वेरिएंस ऑफ एक्स क्या होगा, एन पी आई क्यू आई। अब आपके पास जितने भी होंगे वो आप उसको चेक करेंगे। और अगर के हमारे पास 2 आ जाए तो आपका जो यानी कि के 2 आ गया तो आपके पास जो मल्टीनोमियल है वो रिड्यूस हो जाएगा बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप कह सकते हैं कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है स्पेशल केस है, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो स्पेशल केस है मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, अब हम इसकी जो एग्जांपल है उसको चेकआउट कर लेते हैं ताकि हमें क्लियरली समझ आ जाए। अब हमारे पास है सपोज अ कार्ड इज ड्रॉन, suppose a card is drawn randomly from an ordinary deck of playing cards। हमने एक कार्ड ड्रॉ किया है ऑर्डिनरी डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स में से, एंड देन पुट बैक इन अ डेक, और उस कार्ड को हमने दोबारा वापस रख दिया। दिस एक्सरसाइज इज रिपीटेड 5 टाइम्स। हाउ मेनी टाइम्स यू रिपीट दिस प्रोसीजर? 5 टाइम्स। आपने 5 टाइम्स इसको रिपीट किया। What is the probability of drawing 1 spade, 1 heart and 2 clubs? अब आपने फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी कि आपके पास जो उसने 5 टाइम्स उसने कार्ड्स जो है वो पिक करता था, एक यानी एक कार्ड पिक किया, देन उसको फिर वापस रख दिया, फिर एक कार्ड पिक किया, फिर उसको वापस रख दिया। ये उसने एक्सरसाइज से ये काम उसने 5 टाइम्स किया, ये काम उसने 5 टाइम्स किया।
तो वो कह रहे हैं क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो ड्रॉ कर रहा था जब वो कार्ड, उसमें से आपका एक स्पेड आ रहा है, एक हार्ट आ रहा है, एक डायमंड आ रहा है और 2 क्लब्स आ रहे हैं। यानी कि क्या क्या आपको निकालना है? स्पेड, हार्ट, डायमंड एंड क्लब। तो ये कितने हो गए? 4 आपके पास हो गए, स्पेड, हार्ट, डायमंड और क्लब। और कितनी दफा आपको यानी कि कितना आपके पास एन होगा? 5 टाइम्स, क्योंकि उसने ये प्रोसीजर 5 टाइम्स किया। तो अब फिर अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले हम चेकआउट करेंगे कि क्या क्या चीजें हमारे पास। एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ 5 ट्रायल्स, क्योंकि 5 टाइम्स उसने इस एक्सरसाइज को रिपीट किया, एन इज इक्वल टू 5। अब जो 5 टाइम्स उसने इस प्रोसेस को, इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया है, तो 5 ट्रायल्स प्रोड्यूस जो हो रहे हैं उसमें क्या क्या आ रहा है? 1 स्पेड, 1 हार्ट, 1 डायमंड एंड 2 क्लब। N1 हमारे पास क्या हो गया? 1। N2 हो गया 1, क्योंकि हार्ट भी 1 है। N3 वह हो गया 1, 1 डायमंड। और N4 हमारे पास हो गया 2। अच्छा, अब यहाँ पे ये बात हो सकती है जी, हम क्लब्स को 2 सेपरेट, हमने N5 तक क्यों नहीं लिया? क्यों? क्योंकि क्लब्स में से वो 1 निकाले, 2 निकाले या 3 निकाले, वो हो रहेंगे तो क्लब्स ही ना, इसलिए इसको एक ही कंसीडर करेंगे। यानी N4 इसने किया, N5 करके नहीं किया। एक N4 में एक क्लब डाल दे और फिर एक N5 में एक क्लब डाल देंगे। जो उसकी जो क्वांटिटी को चेक नहीं करना, जो जो उसने जो चीजें निकाल, जो उसने कार्ड्स ड्रॉ किए वो चेक करने की, कार्ड्स कौन कौन से, क्वांटिटी नहीं हम देख रहे। यानी कि उसने जो एक्चुअली निकाले तो उसने 4 ही है ना, स्पेड, हार्ट, डायमंड एंड क्लब। तो इसलिए हमारे पास N4 तक आएंगे। स्पेड 1 है तो N1 1 है, हार्ट 1 है तो इसलिए N2 भी 1 आएगा, डायमंड 1 है तो N3 भी 1 होगा हमारे पास, क्लब 2 है हमारे पास, तो N4 जो है हमारे पास वो 2 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या चेक करना है? और एनी पर्टिकुलर ट्रायल द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड, हार्ट, डायमंड और क्लब इज, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है? 0.25। हर एक की देखें, 0.25, 0.25, 0.25। अब ये प्रोबेबिलिटीज कैसे आई है 0.5? क्योंकि हमारे पास जो स्पेड होता है, नंबर ऑफ डेक्स में जो स्पेड होता है वो 13 होती है अमाउंट। प्रोबेबिलिटी हमने जब स्टार्ट में, जब हमने प्रोबेबिलिटी का लेक्चर स्टार्ट किया था, तब हमने पढ़ा था कि आपका जो होता है प्रोबेबिलिटी आप कैसे फाइंड आउट करें ऑफ एन इवेंट। ऊपर न्यूमरेटर में फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स एज किया, टोटल नंबर ऑफ जो आपके पास उसके आउटकम्स होते हैं वो। तो स्पेड हमारे पास जो ऑर्डिनरी डेक में होते हैं वो होते हैं 13। तो आप इसको, इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे? 13 डिवाइडेड बाय 52 आपने किया, तो जब आप 13 डिवाइडेड बाय 52 करेंगे आपके पास स्पीड की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 0.25। इसी तरह फिर आप हार्ट की फाइंड आउट करेंगे, हार्ट भी हमारे पास 13 ही होते हैं, हार्ट 13 है हमारे पास, तो 13 डिवाइडेड बाय 52, उसकी प्रोबेबिलिटी भी 0.25। डायमंड भी हमारे पास 13 ही है, तो 13 डिवाइडेड बाय 52 इज इक्वल टू 0.25। और क्लब भी 13 है, तो 13 डिवाइडेड बाय 52 इज इक्वल टू 0.25। इन सब की प्रोबेबिलिटीज हमने इस तरह फाइंड करनी। इस सब यानी कि जितने जितने हमारे प्लेइंग डेक ऑफ कार्ड्स में इनकी वैल्यू होती है, हम उससे डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्लेइंग डेक ऑफ कार्ड्स में से डिवाइड करते हैं। और प्लेइंग डेक ऑफ कार्ड्स जो होते हैं वो टोटल जो हमारे पास डेक ऑफ कार्ड्स हैं वो 52 है। P1 हमारे पास 0.25 हो गया। फिर इसको हमने उसी तरह P1 P2 जितने हमारे पास आउटकम्स आ रहे हैं उसको हमने नेम दे देना है। P1 हमारे पास क्या आ गया? 0.25। P2 भी हमारे पास 0.25 है, P3 0.25 और P4 0.25। ठीक है। अच्छा, हमने ये इसमें मल्टीनोमियल में हमने ये पढ़ा था, एक जो हमारे पास प्रॉपर्टी थी इसमें था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द आईएथ आउटकम। आईएथ आउटकम ना, यानी कितने अब आई 3 भी हो सकता है, 4 भी, 5 6 7, जितना भी आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ आईएथ आउटकम है
जो इसको हम पी आई कहते हैं वो रिमेन कांस्टेंट रहनी चाहिए। और देखें आपके यहाँ पे जितनी भी प्रोबेबिलिटीज निकली है इसमें 4 आउटकम्स हैं, 4 आउटकम्स की जो आपकी प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट की आपने वो निकली है, वो आई हैं आपके पास। तो आपके पास कितनी है, वो सबकी कांस्टेंट है ना, सबकी 0.25 आई, ठीक है। तो ये हमारी ये कंडीशन में फुलफिल होगी, जो हमारी प्रॉपर्टी थी कि सबकी प्रोबेबिलिटीज जो हैं वो कांस्टेंट होनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। और जब अब इन सब प्रोबेबिलिटीज का जो फोर प्रोबेबिलिटीज आपकी फाइंड आउट हुई हैं, इन सब का जब आप सम करेंगे तो इक्वल्स टू 1 आएगा। जब आप 0.25 को 4 टाइम्स ऐड अप करें तो आपके पास देखिए आंसर 1 ही आता है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज जो हमारे पास इक्वल टू 1 आना चाहिए। अब हम इन वैल्यूज को फॉर्मूला में अपने पुट करेंगे। ये हमारे पास फॉर्मूला है मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, जो है वो फॉर्मूला है हमारे पास। n factorial divided by n1 factorial into n2 factorial so on nk factorial, जनरल फॉर्मूला हमारे पास। फिर इंटू p1 रेज टू पावर n1 है, इंटू p2 रेज टू पावर n2 सो ऑन, प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई करते रहेंगे pk रेज टू पावर nk है, ये जनरल फॉर्मूला है। अब हमारे पास 4 आउटकम्स हैं, तो हमारी वैल्यूज कहाँ तक हम लेंगे, n4, और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग p भी हमारे पास 4 तक जाएगा। p इज इक्वल टू n, हमारे पास कितना था, हमने कितने टाइम्स हमने उसको किया था, 5 टाइम्स उसको हमने ड्रॉ किया, तो 5 टाइम्स आपने किए, तो इसलिए n हमारे पास 5 आएगा। अब कितने हमें कितने ड्रॉ करने हैं, तो स्पेड, हार्ट, डायमंड, क्लब 4 थे, तो इसलिए n1 n2 n3 n4 तक जाएंगे। अब n1 की हमारे पास वैल्यू क्या है, 1, n2 की वैल्यू 2 वो भी 1 है, n3 की वैल्यू वो भी 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल, n2 की वैल्यू जो है 2 फैक्टोरियल, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, अब p जो प्रोबेबिलिटी है वो n की कॉरस्पॉन्डिंग होती है, n आउटकम्स जो जितने आउटकम्स आते हैं उसकी कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज होती हैं, तो वो भी हमारे पास p4 तक जाएंगी, इनके p1 रेज टू पावर n1, p2 रेज टू पावर n2, p3 रेज टू पावर n3, p4 रेज टू पावर n4। तो p1 की वैल्यू क्या है आपके पास 0.25, और n1 क्या था 1 था, तो इसलिए रेज टू पावर 1। फिर आपके पास p2 रेज टू पावर n2 है, तो p2 की वैल्यू जो आपके पास आई थी वो 0.25, और रेज टू पावर n2 की वैल्यू भी 1। देन p3 0.25, रेज टू पावर n3 1 है, तो यहाँ पे भी 1 आएगा, इनटू p4 आपके पास है 0.25, रेज टू पावर p4 में n4 आपके पास क्या है 2, इसलिए n4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व आउट कैसे करेंगे, या तो आप एक तो मेथड है कि आप इसको सारे को ओपन करें, फैक्टोरियल ओपन करें। 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है आप 5 फैक्टोरियल, अगर आपने जनरल एक तो कैलकुलेटर से आपने 5 फैक्टोरियल लिख दिया, 5 लिख दिया और फैक्टोरियल का प्रेस किया, तो वो आपके पास 5 फैक्टोरियल 120 आता है, ये होता है। अब एक केस आपके पास है कि आप इसको बाय हैंड बाय रिटर्न आप 5 फैक्टोरियल को ओपन कर लें। अब बाय रिटर्न आप 5 फैक्टोरियल को ओपन करते हैं, तो आप कैसे लिखते हैं 5 और उसके बाद डिक्रीजिंग नंबर 5 लिखने के बाद उसके बाद इसके डिक्रीजिंग नंबर, यानी कि 5 से लेके 1 तक जाते हैं, जो भी नंबर लिखा, अगर 7 फैक्टोरियल लिखा है तो 7 से लेके 1 तक जाएंगे, तो 5 लिखा है तो 5 से लेके 1 तक आप जाएंगे। कैसे जाएंगे, 5 फैक्टोरियल को जब ओपन करेंगे तो आप कैसे लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3
मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। अब इसको आप यूं मल्टीप्लाई करके देखिए अपने कैलकुलेटर्स में। 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, इसका आंसर भी 120 आता है। और अगर आप डायरेक्ट इसको कर लें 5 फैक्टोरियल, आपके कैलकुलेटर्स में होता है फैक्टोरियल का, तो आपके पास डायरेक्ट भी 120 है, इट्स अप टू यू। लेकिन ये है कि फैक्टोरियल को ओपन करने का जो वे है वो इस तरह, अगर मेरे पास हो 10 फैक्टोरियल, तो अगर मैंने 10 फैक्टोरियल को ओपन करना हो तो मैं 10 लिखूंगी, जो नंबर जिसे 10 फैक्टोरियल से पहले वो नंबर लिखूंगी। 10 फैक्टोरियल को 10 से लेकर डिक्रीजिंग नंबर तक जाती जाऊंगी और 1 तक जाएगा, यानी कि आपके पास आएगा 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब हम इसको चेक करें, अगर 10 फैक्टोरियल का आंसर अगर मैं डायरेक्ट निकाल रही हूँ तो वो आ रहा है 362880, ठीक है। और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो इसका भी वही आंसर आएगा जो डायरेक्ट 10 फैक्टोरियल का आपके पास है, 362880, वही आया, ठीक है, 10 फैक्टोरियल का। तो फिर हमने क्या किया, 5 फैक्टोरियल फाइंड आउट किया। 5 फैक्टोरियल क्या आ गया हमारे पास, 120। 120 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल भी 1 होता है, 1 फैक्टोरियल फिर 1 1 फैक्टोरियल 1 2 फैक्टोरियल 2, क्योंकि 2 और 1 को मल्टीप्लाई करें 2 ही आंसर आता है। तो 5 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय, अब आपके पास ये जो है 0.25, इसको आपने करना है। इसको हमने जब किया 0.25 मल्टीप्लाई बाय 0.25 मल्टीप्लाई बाय 0.25 मल्टीप्लाई बाय 0.25 का स्क्वायर, इसको किया तो ये मेरे पास आ रहा है 0.0009765662, ये आ रहा है। इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगी 2 से, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.00195। अब इसको क्या करूंगी मैं, 120 डिवाइडेड बाय दिस करूंगी, 0.001953 को 120 डिवाइडेड बाय 0.001953। अच्छा, एक मिस्टेक हो गई है, इस 5 फैक्टोरियल को पहले उस वाले से करना है, एक मिनट, ऐसे इसका आपने करना है। आपने क्या लिखना है, 120 डिवाइडेड बाय 2, 120 डिवाइडेड बाय 2 को आपने सॉल्व आउट किया तो आपके पास आंसर आ रहा है 60। अब 60 को आपने मल्टीप्लाई करना है 0.25 5 टाइम्स, ठीक है, 0.25 0.25 0.25 0.25, ठीक है। जब आपने इसको किया फिर आपके पास आंसर आता है 0.05859। हमने कैसे इसको सॉल्व आउट करना है, 5 फैक्टोरियल जिसका आंसर 120 है, 120 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल यानी कि 120 डिवाइडेड बाय 2, उसको सॉल्व आउट करने के 60 आएगा, 60 मल्टीप्लाई बाय जितनी प्रोबेबिलिटीज लिखी हुई है 0.25
raised to power 1, 0.25 raised to power 1, 0.25 raised to power 1 into 0.25 raised to power स्केल इसको सॉल्व करके इससे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.05859। अब आपके पास अब हमने जैसे फाइंड किया, हमारे पास पी जो आया है वो वैल्यू आई है 0.05859 इसको सॉल्व आउट करने से। इसका मतलब है 10 इफ वी ड्रॉ 5 कार्ड विद रिप्लेसमेंट। क्वेश्चन में आपको देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि randomly draw from the ordinary pack and then put back, यानी कि विद रिप्लेसमेंट, यानी कि आपने विद रिप्लेसमेंट मीन होता है आपने कार्ड ड्रॉ किया और उसके बाद जब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट आप कंडक्ट करने लगे आपने दोबारा वो कार्ड पुट बैक कर दिया उसमें। अब एक चांसेस है कि वो कार्ड भी दोबारा आ सकता है या उसकी जगह कोई और कार्ड आ सकता है। अगर जैसे बॉल्स का हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, रेड एंड ग्रीन बॉल्स है आपके पास, रेड ग्रीन एंड ब्लू, ये 3 बॉल्स हैं आपके पास। अब आपको अगर कहता है कि जी विद रिप्लेसमेंट, इसमें विद रिप्लेसमेंट का क्या मतलब होगा, आपके पास 3 कलर्स की बॉल्स हैं, रेड ग्रीन एंड ब्लू। आपने नेक्स्ट एक बॉल ड्रॉ की, रेंडमली बॉल ड्रॉ की आपके पास थी और एक ब्लॉक में या एक जार में आपके पास बॉल्स थी और आपने रेंडमली जब जिसमें आपको कलर्स का नहीं पता कि कौन सा आप करने लगे कंटेनर में जो है, तो आपने एक बॉल पिक की, वो आ गई रेड कलर की, ठीक है। अब विद रिप्लेसमेंट का मतलब है एक एक्सपेरिमेंट जब आपने किया तो आपके पास रेड आ गई, तो अब सेकेंड एक्सपेरिमेंट ड्रॉ करेंगे तो आप उसको उस बॉल को जो आपने ड्रॉ की उसको दोबारा उसमें कर देंगे और शफल करेंगे अच्छी तरह, और फिर आप एक बॉल निकालेंगे, फिर दोबारा बॉल निकालेंगे। यानी कि आपके पास जो टोटल नंबर होता है, यानी कि अगर लेट्स सपोज ब्लू ग्रीन और वाइट थी, ब्लैक जो ब्लू ग्रीन वाइट जो भी थी 3 बॉल्स थी, उनका भी नंबर हमेशा सेम ही रहता है विद रिप्लेसमेंट केस में। देखिए विद रिप्लेसमेंट केस में अगर 10 बॉल्स हैं तो वो हर एक्सपेरिमेंट में जो टोटल है वो 10 ही रहेगा, जबकि विदाउट रिप्लेसमेंट का केस होता है, अगर विदाउट रिप्लेसमेंट का केस होता है तो फिर टोटल नंबर ऑफ बॉल्स अगर 10 है तो वो हमेशा 10 नहीं रहती। क्यों 10 नहीं रहती आपकी, क्योंकि बिकॉज कि आपने एक बॉल ड्रॉ कर ली, अब आप जब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आप उस बॉल को दोबारा उसमें कंटेनर में पुट बैक नहीं करेंगे, आप उसको साइड पे कर देंगे निकल के। तो जब आप इस तरह अगर आपके पास 10 बॉल्स थी और आपके पास अब ब्लू ग्रीन और रेड था, आपके पास 3 बॉल्स थी और इन तीनों का नंबर 10 है, तो आपने अगर बॉल्स ड्रॉ की हैं ब्लू ग्रीन और रेड, एक बॉल ड्रॉ कर ली, आपके पास जो भी आई वो रेड आई या ग्रीन जो भी आपके पास आए हमने साइड पे ली। अब दोबारा एक्सपेरिमेंट करें, एक बॉल तो निकल गई है ना कंटेनर से, तो बाकी कितनी बॉल्स रहेगी, 9 रहेगी। तो इस केस में क्या होता है, आपके जो है वो कंसिस्टेंट नहीं रहता और फिर प्रोबेबिलिटीज भी जारी बात चेंज होती रहती हैं। तो हमारे पास इस मल्टीनोमियल केस में क्या होना चाहिए, विद रिप्लेसमेंट की कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, विद रिप्लेसमेंट की कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। और जो आपके आउटकम्स हैं हर ट्रायल में वो के आउटकम्स आने चाहिए, यानी कि मोर देन 2 आने चाहिए आउटकम्स, ठीक। तो ये कह रहा है कि 10 इफ वी ड्रॉ 5 कार्ड विद रिप्लेसमेंट, यानी कि उसने सिलेक्ट किया कार्ड, फिर उसके बाद जब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट कर रहा है तो उस कार्ड को पुट बैक कर देगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट कर रहा है तो फिर जो निकला हुआ है उसको फिर दोबारा पुट बैक करेगा, यानी कि टोटल नंबर जो कार्ड्स हैं वो हमेशा सेम रहेंगे जो आपके जिसमें भी हैं आपका उसमें एक्सपेरिमेंट में जो है आपके फ्रॉम एन ऑर्डिनरी डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, यानी कि 52 है तो 52 ही रहेंगे। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग 1 स्पेड, 1 हार्ट, 1 डायमंड एंड 2 क्लब इज 0.05859। ये आपकी प्रोबेबिलिटी अगर आपने फाइंड आउट करनी है तो मल्टीनोमियल की केस में उस तरह। अब हम इसकी सेकंड एग्जांपल देखते हैं।
ये हमारे पास सेकंड एग्जांपल आ रही है। एग्जांपल है, कंसीडर करें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टैटिस्टिकल एक्सपेरिमेंट। यू टॉस 2 डाइस 3 टाइम्स, आपने 2 डाइस को 3 टाइम्स टॉस किया एंड रिकॉर्ड द आउटकम ऑफ ईच टॉस। जब भी आप डाई टॉस करते थे आप उसका आउटकम रिकॉर्ड कर सकते थे, ठीक है। दिस इज अ मल्टीनोमियल एक्सपेरिमेंट। अब क्यों मल्टीनोमियल एक्सपेरिमेंट है? अब ये एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ रिपीटेड ट्रायल्स, क्योंकि हमने डाइस को 3 टाइम्स टॉस किया, ठीक है। हमने डाइस को कितने टाइम्स टॉस किया? 3 टाइम्स। नेक्स्ट है, ईच ट्रायल कैन रिजल्ट इन अ डिस्क्रीट नंबर ऑफ आउटकम्स 2 थ्रू 12, क्योंकि 2 डाइस है ना, तो हमने देखा हुआ है कि 2 डाइस की जो सैंपल स्पेस है वो क्या बनती है? 1 1 1 2 1 3। वो वाली जो हमने पहले के केसेस में हमने जो सैंपल स्पेस की थी उसके थ्रू आप उसको कंसीडर करेंगे, ठीक है। 2 डाइस की सैंपल स्पेस हमने काफी लेक्चर्स में, पिछले लेक्चर्स में की हुई है। हमने इसकी सैंपल स्पेस बनाई हुई है। उसकी सैंपल स्पेस क्या होती है आपकी? 1 कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। देन आपके पास आता है 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। नेक्स्ट आता है 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। देन आपके पास आता है 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। एक्सपेरिमेंट जो है कंसिस्ट ऑफ रिपीटेड ट्रायल्स। अब हमने सैंपल स्पेस जो बनाई थी वो थी ना 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। देन 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। देन 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। फिर 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 एंड 4 6। Then 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6. Then 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 and 6 6। ये आपके पास जो थी सैम्पल स्पेस बनती है 2 डाइस थ्रो करने पे, जो हमने पहले लेक्चर्स में भी पढ़ी हुई है कि सैम्पल स्पेस आपने कैसे बनानी है। सैम्पल स्पेस बनाने का मेथड है। अब क्योंकि 2 to 12 का है ना, 2 to 12 कैसे होगा? 2 डाइस से तो 1 1 2, और जो एंड तक जब आप इसको देखेंगे तो आपको 6 6 जो है वो 12 बनता है। तो आपका 2 to 12 बनेगा। ईच ट्राई कैन रिजल्ट इन अ डिस्क्रीट नंबर ऑफ आउटकम्स आएगा। अब नेक्स्ट थर्ड प्रोबेबिलिटी क्या कह रहा है वो? थर्ड क्या है प्रॉपर्टीज की? द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी आउटकम इज कांस्टेंट, इट डज नॉट चेंज फ्रॉम वन टॉस टू नेक्स्ट। अब देखिए आपकी जब 2 डाइस के वो आ रही है, प्रोबेबिलिटी आ रही है, वो सबके लिए कांस्टेंट ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। हर एक के आने की प्रोबेबिलिटी, अगर मैं कहूँ कि 1 1 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो भी उतनी ही होगी जितनी 2 1 के आने की प्रोबेबिलिटी। यानी कि आपका जो है हर एवरी आउटकम के आने की प्रोबेबिलिटी 1/36 ही आ रही है, हर ईच एंड एवरी जो आपके पास आउटकम है, ठीक है। ये होगी। फिर फोर्थ, ये 3 प्रॉपर्टीज होगी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास? क्योंकि फोर्थ प्रॉपर्टी है द ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट। जो ये भी मेन ही प्रॉपर्टी है कि ट्रायल्स जो आपके हैं वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए। इट मीन्स कि आपका दैट इज गेटिंग अ पर्टिकुलर आउटकम और वन ट्रायल डज नॉट अफेक्ट द आउटकम ऑन अदर ट्रायल। इसका मतलब है कि आपके ट्रायल कैसे कब इंडिपेंडेंट होंगे? या जब आप एक आउटकम अपना ड्रॉ करेंगे, एक आउटकम आप लोग ड्रॉ करेंगे, वो दूसरे आउटकम पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, यानी कि उसका कोई इफेक्ट ना हो। अगर मेरा आउटकम आया, लेट्स सपोज 1 1 आया फर्स्ट में, तो अब मेरा जो सेकंड आउटकम आ रहा है 6 2 आ रहा है, तो उसका इफेक्ट 1 1 पे कोई नहीं होगा भाई, क्योंकि 1 1 आया तो अब 6 2 ही आएगा। नहीं, आपका इंडिपेंडेंट ट्रायल्स होने चाहिए इसमें। तो ये प्रॉपर्टीज हैं, ये इसको देख के हम कह सकते हैं कि
कि हमारी जो है ये मल्टीनोमियल जो है एक्सपेरिमेंट क्यों हम इसमें लगा रहे हैं। अब आपका ये आ रहा है कि बायनोमियल एक्सपेरिमेंट जो है वो स्पेशल केस है मल्टीनोमियल एक्सपेरिमेंट का। आप मेन डिफरेंस क्या है उसमें कि जो आपका बायनोमियल एक्सपेरिमेंट है वो आपके 2 आउटकम्स में आता है, ठीक है। 2 और 2 पॉसिबल आउटकम्स आते हैं, जबकि मल्टीनोमियल ट्रायल जो है वो आपका मोर देन 2 के पॉसिबल आउटकम्स में आएगा। और अगर 2 पॉसिबल आउटकम्स में आ रहा है तो वो इट टेंड्स टू बायनोमियल एक्सपेरिमेंट में वो आपका कवर हो जाएगा। तो ये आपका मल्टीनोमियल। तो आज हमने जो डिस्कस किए हैं वो दो डिस्ट्रीब्यूशन को हमने डिस्कस किया, हाइपर जियोमेट्रिक एंड मल्टीनोमियल जो है जियोमेट्रिक, इसको डिस्कस किया। ये दोनों जो हैं वो आपकी डिस्क्रीट है, हाइपर जियोमेट्रिक एंड मल्टीनोमियल। हाइपर जियोमेट्रिक क्या कब आपकी आती है, जब आपके ट्रायल्स जो हैं वो डिपेंडेंट होते हैं। आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है ऑन ईच ट्रायल चेंज होती है, और आउटकम्स जो है आपके ट्रायल के आप उनको क्लासिफाई कर सकते हैं 2 कैटेगरीज में, सक्सेस एंड फेलियर। और नंबर 4 है कि एक्सपेरिमेंट जो है वो रिपीटेड अ फिक्स नंबर ऑफ टाइम। इसके हाइपर जियोमेट्री के आपके 3 पैरामीटर होते हैं, कैपिटल एन, स्मॉल एन एंड के। ये 3 पैरामीटर्स हैं आपके, कैपिटल एन, स्मॉल एन एंड के। कैपिटल एन क्या होता है आपका नंबर ऑफ यूनिट्स इन द पॉपुलेशन, जो कि पॉजिटिव इंटीजर ही होगा। देन आपके पास आता है स्मॉल एन। स्मॉल एन क्या होता है नंबर ऑफ यूनिट्स इन अ सैंपल, वो भी आपका पॉजिटिव इंटीजर ही होता है, ठीक है। फिर आपके पास आ रहा है के क्या है नंबर ऑफ सक्सेसेस इन द पॉपुलेशन। नंबर ऑफ के जो है आपका जो है नंबर ऑफ सक्सेसेस जो पॉपुलेशन में है वो होता है। ये 3 पैरामीटर जो है इसको आगे हमने बताया कि एक्चुअली होता है क्या आपके पास। इसका जो पीडीएफ है हाइपर जियोमेट्रिक का वो होता है के सी एक्स इंटू एन माइनस के सी एन माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एन सी एन, वेयर एक्स जो है आपका 0 to n तक वेरी करता है और एक एक्स आपका 0 to k तक जाता है, ठीक है। और सैंपल साइज जो आप है वो कब आपका हाइपर जियोमेट्रिक जो है कब अप्रोप्रिएट होता है, जब आपका सैंपल साइज जो है ड्रॉन होता है विदाउट रिप्लेसमेंट में और फ्रॉम अ फाइनाइट पॉपुलेशन। मेन बात है कि विदाउट रिप्लेसमेंट भी हो और फाइनाइट पॉपुलेशन भी होनी चाहिए, ठीक है। और के आपके पास होते हैं एज अ सक्सेस है तो एन माइनस के जो होता है वो आपके पास क्या होता है एज अ फेलियर, ठीक है। ये आपके पास हो गया हाइपर जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का, आप ऐसे करेंगे इसका। फिर आपके पास आएगा मीन आपके पास क्या आएगा एन पी क्या है पी इज इक्वल टू के बाय एन, यानी कि एन इंटू के स्मॉल एन इंटू के डिवाइडेड बाय कैपिटल एन। ये आपका जो होगा ये मीन होता है इसका, ठीक है। और वेरिएंस आपके पास क्या होता है एन पी क्यू। अब P आप इसमें देख लें कि P क्या है आपके पास, P क्या है स्मॉल k डिवाइडेड बाय कैपिटल N। तो आपका जो वेरिएंस आएगा वो क्या आएगा एन पी क्यू इंटू एन माइनस एन, यानी कि कैपिटल N माइनस स्मॉल n डिवाइडेड बाय कैपिटल N माइनस 1, वेयर k आपके पास सॉरी P आपके पास क्या है स्मॉल k डिवाइडेड बाय कैपिटल N, और Q इसमें क्या है कैपिटल N माइनस k डिवाइडेड बाय कैपिटल एन। ये आपके पास हो गया मीन एंड इसका वेरिएंस फाइंड आउट करने का। फिर हमारे पास आ जाता है मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आपके पास क्या है मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास तब यूज होती है जब आपके पास के म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कैटेगरीज हो। आपका जो
प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम है वो पी आई हो, जो कि हर एक के लिए कांस्टेंट हो, और जिसका जब आप सम करें समीशन पी करें तो वो इक्वल्स टू 1 आए। सक्सेसिव ट्रायल्स आपके जो हैं वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए। एक्सपेरिमेंट है वो रिपीट अ फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स से एन, और इसका जब आप मीन फाइंड करेंगे वो एन पी आई है, और वेरियंस होता है एन पी आई क्यू आई। ठीक है, ये आपके पास इसका मीन एंड वेरियंस आपके पास आ जाता है।